धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं अच्छा हूं। ओके, आज पहला सवाल आपसे यही करूंगा। संसद का सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन सब जगह चर्चा हो रही है यूजीसी के नए नियमों की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दे दिया, रोक लगा दी और उनकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा पिछले 5-7 दिनों से लगातार यूजीसी के नियमों के पक्ष में बोल रहे थे। अब स्टे हो गया है, रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मानक भाई, मैं तो एक अधिवक्ता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल के केस में कि इस पे सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना। तो अभी तक उस तरह कोई मामला नहीं है। कोई कानून ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। ओ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं जातीय भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया एक तरह से। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां कल ये दाखिल हुआ और आज सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या की और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां से कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर निगेटिव ऑर्डर आते हैं। और जहां इस तरह के मामले जाते हैं जिस पे अभी तक कोई मामला ही नहीं आया है, क्या इस यूजीसी गाइडलाइन के बाद कोई एक मामला कहीं दर्ज हुआ है? अभी तो इक्विटी कमेटी नहीं बनी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आधार पे माना जाए भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जताई हैं, मैं उस पर आपकी सीधे सीधे राय जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहले ये बड़े अस्पष्ट किस्म के नियम बनाए गए। भाई जातिगत भेदभाव या जातिगत प्रताड़ना, शोषण कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना वेग, इतना खुला, इतना अस्पष्ट तरह का आपने इसका परिभाषा इसकी दे दी है, कोई कुछ भी कह के कुछ भी आरोप लगा देगा। तो दुरुपयोग की सीधे सीधे आशंका है इसमें। नहीं, स्पष्ट तो है, मैं इससे सहमत हूं, इसको ना नहीं कर रहा हूं। हाँ, स्पष्ट है, इस बात पे मेरी सहमति है। हाँ। लेकिन मानक भाई, 498A पे सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ही था ना कि भाई ये जो है ये टेररिस्ट वो एक्ट है। लेकिन जब गुजरात की सरकार गई कि सब इसको फैमिलियर कर देते, इसमें गिरफ्तारी रोक लगाते, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे, कोई कानून ऐसा है जिसमें फॉल्स केस ना रजिस्टर्ड हुए? इसमें तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ भाई कोई। मैंने तो मांग की, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मैंने तो मांग की कि आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, जितने भी वर्क प्लेस हैं, कृषि विद्यालयों में, तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी इक्विटी कमेटी बननी चाहिए। और ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसपे किसी का ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, वो बननी चाहिए और इक्विटी कमेटी बना के हम ये भेदभाव, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भेदभाव ना हो। हाँ। लेकिन भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। हाँ। इसको तो नकारा नहीं जा सकता। ये तो हमने रिपोर्टिंग नहीं की है। लेकिन एक बात बताइए ना, इसका जो ऑथेंटिक डेटा बनाया वो तो एजेंसी ने बनाया है। बड़ी बुनियादी सी बात है। उस कमेटी में जब यूजीसी बोल रहा है SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला, इसको ले लेना चाहिए। भाई किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति का क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कमेटी में? वरना जिसका बस चलेगा वो सारे ही डाल देगा SC, ST, OBC को। और जिसका बस चलेगा, अगर ये इतना ये फाउंडेशन नहीं होगी, तो जब ये वो नहीं था सिस्टम में, रिजर्वेशन नहीं था, तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग आ जाते थे? जहां सिस्टम में आप देख रहे हो कितने बैकलॉग से चला रहे हैं, 80% के बैकलॉग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी OBC, 83% का बैकलॉग ST और 64% का बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का। जहां रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कमी नहीं है, वहां 3 दिन में AWS आ जाता है भाई, कानून बन जाता है, कोई विरोध नहीं करता। आप मुस्कुराएंगे मानक जी अगर मैं कुछ कहूंगा? कहूं? कहिए बिल्कुल मानक साहब। हाँ बिल्कुल कहिए।
अगर आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी कमेटी में सामान्य जाति का व्यक्ति, इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया कि होना चाहिए, जबकि उसमें 7 लोग बचे हैं, जिसमें महिला भी सामान्य हो सकती है, दिव्यांग भी सामान्य हो सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर वो तो सामान्य जाति के हैं ही, ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है। 3 प्रोफेसर, ये तो बैकलॉग है, ओबीसी के तो प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको इस कमेटी के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर मिल जाए, उनकी संख्या कम है, एसटी के भी नहीं मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बायस्ड होकर हमारे खिलाफ कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हम तो नहीं मानते इस बात को। जिन जजों ने दिया है ऑर्डर, अगर वो एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, मैंने जानकारी नहीं हासिल की, तो क्या मैं मानूं कि वो बायस्ड होकर दिया है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। मेरी तो असहमति है। मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और वो सबके लिए ठीक है। लेकिन क्या इस बात का ऑब्जेक्शन एससी एसटी ओबीसी के लोग लगा दें? ठीक है कि भाई न्यायपालिका में जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मानक भाई। ठीक है, वहां के जो जजेस चंद्रशेखर भाई, आपने मिसयूज की बात कर ली। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, हाँ, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो मानक भाई। तो क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग कहें कि ये जो वो दिया है, हमारा तो व्यक्ति नहीं था वहां, तो इसका मतलब हमारे खिलाफ इसलिए आ गया, हमारा व्यक्ति नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो मेरी बात को। ये इसलिए वो रखा गया है, पैरामीटर बनाया गया कि भाई इन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब बनाने वाला बनाएगा तो ऐसा ना हो इनमें से एक भी ना रखे। अच्छा ठीक है, इसलिए रखा गया है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, चलिए आपने मिसयूज की बात कर ली, आपने कमेटी की बात कर ली, ये ओबीसी को इसमें डालने की क्या जरूरत है? एससी एसटी के ठीक है, आप बोलिए, चलिए, उनका तो हमेशा से एक इतिहास रहा है। ओबीसी को भी डाल दिया आपने। आपने मान लिया कि जो प्रताड़ना करेगा, प्रताड़ित करेगा, शोषण करेगा, वो जनरल कास्ट का ही होगा। पहले ही अपराधी मान लिया आपने। जनरल कास्ट के सारे अपराधी, एससी एसटी ओबीसी के सारे पीड़ित। मानक भाई, क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था, गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। एक जज हैं मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, इलाहाबाद से, जब कार्यालय खाली किया ना तो गौमूत्र से वो कराया था। अभी कुशवाहा और यादव साहब की चोटी काट ली थी व्यासपीठ पे बैठने पे, मूत्र से जो शुद्धिकरण करवाया था। काहे को मुझे कहलवा रहे हैं? क्या गांव से लेकर और सब तक खुलेआम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, सैन सविता समाज को नव्वा कह रहे थे। देखो मानक भाई, एक बात समझो, कई बार आप ना चाहते हुए भी इस तरह का अपराध कर जाते, क्योंकि हमारे यहां सिखाया नहीं जाता, हमारे यहां बताया नहीं जाता कि भाई किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी, हमें क्या कहना है इससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं कहना है। आप समझे मेरी बात को? मैं किसी को अपराधी नहीं घोषित कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई जिनका कोई एक केस बता दो आप पिछले 10-12 साल के स्टडी में कि दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों ने सामान्य जाति के बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव, शोषण किया, आप बता दो आपके उसमें आया। अच्छा, एक काम करिए, फिर एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम करिए, फिर आज आप कह दीजिए चंद्रशेखर आजाद, आप कह दीजिए कि ओबीसी ने कभी भी एससी एसटी का शोषण नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, अब आप क्लियर कर दीजिए, आप बोल दीजिए ओबीसी ने कभी एससी एसटी का शोषण नहीं किया। पहले मानक भाई मेरी बात सुनो। मानक भाई, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे तब अब आप सवाल मुझसे कहोगे कि फिर आप चंद्रशेखर जी मोदी जी की तारीफ करके कह दीजिए कि ये किया उन्होंने। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कह देता, अगर 12 साल में उन्होंने इस 80% रिप्रेजेंटेशन को, बैकलॉग को पूरा कर दिया होता, अगर उन्होंने सरकारी संस्थान भेज के आरक्षण को खत्म ना किया होता, तो मैं कह देता। मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा, अगर वो पार्लियामेंट में बिल ले आए, मैं बिल का समर्थन करूंगा। जो गाइडलाइन बनी है उस पर आप बिल बनवा दो, तमाम जो है वर्क पैलेस पे, मैं इसका समर्थन करूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी का। एक बात, वो बैकलॉग पूरा कर दें स्पेशल ड्राइव चला के, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा उसका। बैकलॉग चला के इसको पार्लियामेंट चल रही है अभी कर दे। और मैं आपको बताता हूं, सुनना चाहते हैं आप सरकार कितनी देसी है? आप सुनिए फिर। 1 फरवरी को जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जयंती है। पूरे देश दुनिया में उनके मानने वाले लोग रहते हैं। अभी तक सरकारों ने अवकाश घोषित नहीं किया। पिछली बार मैं लड़ा था तब जाके एक दिन पहले अवकाश घोषित किया था, एक दिन पहले, 12-12 घंटे पहले। और दूसरे धर्म का धार्मिक आयोजन होता है तो अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, उनके लिए लाइटिंग लगती है, व्यवस्था होती है, सफाई होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां से देसी सरकार हमारी? अगर होती तो 25 करोड़ से ज्यादा आबादी मानने वाले, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आप देख लेना, बनारस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, हो सकता है चीफ मिनिस्टर पे जाए। अभी तक अवकाश घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारी धार्मिक जो है आस्था से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, आप बैकलॉग भरवाइए ना। अच्छा ठीक है, ओके। चंद्रशेखर भाई, मैं फिर से पूछ रहा हूं, तो ये क्लियर कर दीजिए, आज कह दीजिए
कि ओबीसी के जाति में जो लोग हैं उन्होंने कभी एससी एसटी वालों का शोषण नहीं किया, उनको प्रताड़ित नहीं किया, सिर्फ जनरल कास्ट ने किया है। बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को, गलत बात को मैं क्यों भर दूं? जिसको जहां मौका मिला है, अगर कहीं कहीं बहुसंख्यक है तो वो इसका फायदा उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर कहीं ओबीसी ने किया तो ऐसा थोड़ी कह दे कि उन पर कार्रवाई ना करो? भाई कोई गलत करेगा, अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। आपने इक्का फेंका है तो अब आप सुन लो, तुरुप से उसकी काट क्या है ये भी आप जान लो। जितने सामान्य जाति के लोग बीजेपी में बैठे थे, बताओ किसने जो है इसके फायदे क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि सरकार की जानकारी में आया ये। जैसे आप कृषि कानून पे गिनाते, 370 पे गिनाते, 3 तलाक पे, जो आपसे जिनको आप जानते भी नहीं थे उन पे गिनाते थे। और ये विचार का फर्क है, आप समझो। जो ऐसी पार्टियों में जो सामाजिक न्याय को मानने वाली, वहां का ब्राह्मण भी, वहां का राजपूत भी, वहां का भूमियार भी कह रहा है कानून ठीक है। और जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते उनका तो एससी एसटी ओबीसी भी कह रहा है कि भाई ये गलत हो गया। आप मेरी बात को समझो जो मैं आपको कह रहा हूं। ये दलित पिछड़ों के हितैषी लोग है ही नहीं, और कभी दलित पिछड़ों का हितैष सोच नहीं सकते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं, पिछड़ों के लिए सबसे मैं आपकी दाद दे रहा हूं, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। मानक भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। रुकिए ना मानक भाई, एक सेकंड। अच्छा बोलिए। मानक भाई एक सेकंड बोलिए, इसके बाद करना। हाँ। मैं आपको मौका दूंगा। वैसे कहते हैं मीडिया में अगर कोई तारीफ आपकी कर लेना तो समझ लो कि आपका बस समझ लो क्या होने वाला। हमारे यहाँ तो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मीडिया आपकी तारीफ करो, मान लो आप बिक गए। लेकिन मानक भाई मैं ये कह रहा हूं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की एकता का हम कितने लंबे समय से प्रयास कर रहा था। अब देखो क्या हुआ है। दलित पिछड़ों के नेता बोले नहीं, दलित पिछड़ों के पढ़े लिखे वर्ग में जो उनका ब्रेन है, जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, आज उनके मन में चिंता है। आज उनको कौन दिख रहा है कि सिर्फ चंद्रशेखर बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा तो सिर्फ चंद्रशेखर खड़ा होगा। और आप इस बात को भी बहुत गहराई समझो। आज जो चुप्पी है, मैं सामान्य जाति के उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने समाज के लिए, जो कभी हुआ भी नहीं अपराध, उसके लिए वो सड़कों पर उतर के आए, उनको बधाई। लेकिन जो दलित पिछड़े चुप थे, आदिवासी नेता चुप थे, जो पार्टियां चुप थी और उनके सामाजिक न्याय की बात करते, उनसे भी ये पढ़ा लिखा समाज अब जवाब मांगेगा, उस सवाल खड़ा करेगा कि भाई आप कैसे हमारे नेता हो? जब हम पे मुसीबत आती है तब तो भाग जाते, तब तो चंद्रशेखर रहता है, और जब वोट की बारी तो आप आ जाते हो हाथ जोड़ के कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम साथ आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया, मीठा सही मीठा कह रहे हैं। गप गप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उन गिने चुने नेताओं में हैं जो खुलकर मीडिया में बोल रहे हैं सारी पार्टियों के प्रवक्ता गायब हो गए। चंद्रशेखर भाई एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। सारी पार्टियों के प्रवक्ता, नेता, सांसद, एमएलए सब गायब हो गए आप गिने चुने नेताओं में। लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपने दिल खोलकर ईमानदारी से कहा कि एससी एसटी को ओबीसी ने भी दबाया और प्रताड़ित किया, उसका शोषण किया। अगर ऐसा है तो ये यूजीसी के नियमों में, बिना जाने, रुकिए बिना जाने, जो जान गया वो तो भाई मानता है, भाई से ज्यादा। अरे सवाल तो सुनिए, यूजीसी के नियमों में एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्लब कर दिया गया है भाई साहब। उधर सिर्फ जनरल कास्ट ही प्रताड़ित कर सकता है। अगर ओबीसी के किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित किया तब क्या करेगा वो? आपका सवाल हो गया? हाँ, सवाल हो गया आपका? हाँ, या अभी सवाल रह रहा है जैसे आप रोक रहे थे बीच में? मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर अपराध करेगा तो उसके अपराध पे कार्रवाई करने के लिए पूरा सिस्टम है। चाहे वो अगर एससी एससी पे को करेगा, शोषण करेगा, तो क्या एससी एससी पे अगर शोषण करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी? आप बताओ मुझे, अपराध नहीं बनेगा? अगर कोई एससी किसी के एससी की हत्या कर देगा या उसको जो है और नुकसान पहुंचा देगा तो कार्रवाई नहीं होगी? मानक भाई, एससी एसटी ओबीसी ये एक ही परिवार है। जो लोग समझ गए हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जो नहीं समझे हैं वो एक दूसरे पे अन्याय अत्याचार भी कर रहे हैं और मोहरे भी बन रहे हैं। जिस दिन ये समझदार बन जाएंगे कि मंडल कमीशन में कौन इनका विरोध कर रहा था और आज जो है कौन विरोध कर रहा है, ये जो भाईचारे का, मानक भाई बहुत सॉलिड बात बता रहा हूं, ये जो भाईचारा था ना, हिंदू भाईचारा, और ये जो भाईचारा था क्या नाम, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, कहां गया ये तो एक हफ्ते में दूर हो गया। क्योंकि हिंदू भाईचारा बनाने वाले भाई अपने पिछड़े हिंदू भाइयों के, दलित हिंदू भाइयों के सिर्फ इस आधार पे कि उनके साथ शोषण ना करे, यही लोग, उस पे ही एक गाइडलाइन बनी तो उसी पे भाईचारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द कह रहे थे, आपने नहीं देखा? हाँ। हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, हिंदू अर्ध सम्राट, क्या हुआ उसका? ठीक है, ये सब देश ने देखा कि इस देश में जातियां हैं और जब जिसके ऊपर आंच आती है ना,
वो फिर आपने भाईचारे जो भी को जवाब तोड़ के दिया ना, पहले वो हो जाता। आपने आज जो क्यों भी लिख रहे जवाब हैं दिया, कि सवर्णों के खिलाफ है? ठीक है। आज सवर्णों के खिलाफ क्यों लिख रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं है? और ये हिंदुओं के लिए नहीं आया क्या? ये ठीक है। ये जो पिछड़े वर्ग के हिंदू उनके लिए, उनके लिए नहीं चंद्रशेखर आया भाई, क्या? आपने जो दलित जवाब हिंदू दिया ना, जिनको आप कहते हो आपने दलित जो हिंदू जवाब हैं। दिया उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं। आपने कहा कि अगर कोई ओबीसी वाला भी एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, जातिगत टिप्पणी करेगा, भेदभाव करेगा, तो एससी एसटी का वो छात्र एससी एसटी एक्ट में उस ओबीसी छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यानी यूजीसी नियमों में इसके प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप एससी एसटी एक्ट पे भी बात करना चाहते हैं क्या मानक भाई? आपके चैनलों में जो बैठ के वहां ज्ञान फैल रहे हैं और किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि भाई कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, एससी और बीसी का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहलाना चाहते हैं कि बीसी के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर एससी एसटी छात्र को किसी ओबीसी आप वाले ने ये क्यों कह रहे हो? तो वो आप क्या ये क्यों नहीं कह रहे हो? आप ही आप बताइए। ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था, वो हिंदू नहीं था? जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था, वो ओबीसी हिंदू नहीं था? क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे, उस पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है। और एससी एसटी एक्ट इसे यूजीसी से नहीं डिफाइन होता। ठीक है, वो तो पुराना है। ठीक है, वो तो बहुत पुराना है। अब मुझे बताइए, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी एकजुट हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई सब लोगों को। ठीक है, ये सब दिख रहा है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, 2012 के जो नियम थे उसमें ये झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, वो भी हटा दिया गया। भाई झूठी शिकायत तो कोई भी कर सकता है, बिना किसी डर के कर सकता है। सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, कब ना कर रहा हूं। हाँ, तो वो प्रावधान आना चाहिए ना। गाइडलाइन मैंने थोड़े बनाई है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं। ईडी का कन्वेंशन रेट पता है आपको क्या है? सीबीआई का लगभग 75% है। 25% मुकदमे में लोग बरी हो जाते हैं। तो सीबीआई के सारे अधिकारियों पर केस कर दो। मैं तो कह रहा हूं हर मामले में, हर धारा के साथ ये कनेक्ट कर दो कि अगर कोई झूठी वो कराएगा, 302 हो, 376 हो, 498 हो, ए हो, या कोई भी हो, 3556 हो, कोई भी हो, 101 हो, अगर कोई भी प्रावधान बना देना गवर्नमेंट कि अगर झूठी कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एग्रीड हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ईडी ने इतने मामले दर्ज किए और बाद में कन्वेंशन रेट वो नहीं का, तो ये मीडिया जो डिबेट कर लेती है और तमाम तरह की क्रेडिबिलिटी गिराती है, उसको वापस लौटा देगी क्या? ईडी के अधिकारियों पर केस कर दोगे क्या? ठीक है, ठीक है। सीबीआई पे कर दोगे? एनआईए पे केस कर दोगे? अच्छा, आप बताओ, कोई ऐसा मामला बता दो ना। हाँ, एक चीज और जिसमें अगर उसके बाद ठीक है, ठीक है, एक चीज और चंद्रशेखर भाई, एक चीज और मैं मानता हूं, देखिए एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण भी दिया गया है, ऐतिहासिक तथ्य हैं। एक सेकंड, हमें पता है। मानक भाई एक सेकंड, मानक भाई। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं हम मानते हैं, ये बात सबको पता है, आरक्षण दिया गया एससी एसटी ओबीसी को। लेकिन ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर है? बच्चों को तो कम से कम पहले से अपराधी मानकर मत चलिए या ये आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह के जातिवादी मानसिकता वाले हैं और वो एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को प्रताड़ित करते हैं, जातिगत टिप्पणियां करते हैं, भेदभाव करते हैं? बच्चे भी? जवाब दूं? हाँ। एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ये कहना चाहता है कि वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, किसी पे आरोप लगाने जाते हैं? क्या उन पे इतना समय है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के लोगों पे आरोप लगाते फिरेंगे? आप ये कहना चाहता पूरा सिस्टम बैठ के कि एससी एसटी के बच्चे जो है, ओबीसी के बच्चे पढ़ने नहीं जाते वहां यूनिवर्सिटियों में? और आप पढ़े लिखों के बच्चों की बात पूछ रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों की बात यह कि हायर एजुकेशन सेंटर में 118% की वृद्धि हुई है। ये किसने की? कौन है ये लोग? ये नीचे नहीं हुई है, प्राइमरी स्कूल में नहीं हुई है, वो काउंट नहीं होती है। 118% की वृद्धि, पायल तड़वी की संस्थानिक हत्या यही हुई हायर एजुकेशन सेंटर में। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या यही हुई हायर सेंटर में। डेल्टा मैगवाल और तमाम कितने ऐसे मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का जजों ने जो टिप्पणी की वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नियमों में यह क्यों मानकर चला जा रहा है कि सिर्फ जाति आधारित भेदभाव है? अन्य आधारों पर भी तो उत्पीड़न होता है भाई। जैसे
ये जो रेगुलेशन है ये ऐसी स्थितियों में भेदभाव को कवर करेगा क्या जहां जाति पहचान स्पष्ट ना हो? भाई देश के अलग अलग हिस्सों से जब कोई छात्र आते हैं उनके साथ उनके जहां से वो आते हैं उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। याद है आपको? हाँ नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा था हाँ देहरादून में, जिसकी स्थान के आधार पे लिखा है ना, उसमें लिंग स्थान लिखा है ना, उसमें उन्होंने ऐड किया ना महिलाओं को, उसमें उन्होंने ऐड किया ना दिव्यांगजनों को, SC ST के साथ OBC को। नहीं, मेरे ख्याल से स्थान नहीं लिखा है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मेरे ख्याल से स्थान नहीं लिखा है। लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। लेकिन आप मानते हैं ना, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि ये भी होना चाहिए। पूरी बात नहीं हुई, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। मानक भाई, आप ये कहना चाहते हैं, यह पूरा सिस्टम ये कहना चाहता है कि SC ST के बच्चे बचिया, OBC के बच्चे बचिया वहां स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, वो आरोप लगाने जाते हैं, उन पर इतना समय है? आप इस बात को स्पष्ट करना। आप मुझसे बार बार कहते ना कि अपराधी मान लिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है वो जो कहना चाहता है कि भाई आरोप लगा दें? क्या SC ST बच्चे जो कर्ज लेके, लोन लेके, जमीन बेच के, जो जिनके महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा उनका हथियार है, शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा दाड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वो आरोप लगाने जाते हैं? अच्छा, जन्म स्थान लिखा है, मैंने चेक कर लिया। वो रणनीति बनाते बैठ के? जन्म स्थान उसमें लिखा हुआ है, जन्म स्थान के आधार क्या उनके पास इतना समय है कि वो रणनीति बनाएंगे किसी को आरोप लगाने की? क्या वो पूर्वाग्रह रखते हैं? जो खुद पीड़ित हो पूर्वाग्रह रखते हैं किसी से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर भाई, 100% SC ST OBC के बच्चे झूठ नहीं बोलते और 100% जनरल कास्ट के बच्चे अपराधी हो सकते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा 100% हो सकते। 100% होता तो ये क्राइम रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता। 100% जिन्होंने अपना विशेषाधिकार मान रखा, जन्म से अधिकार के, हमें इनको नीचा दिखाना है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, जब कोई कोटे को कोठा बोलता है मानक भाई, तो आप मुझे बताओ कि आप कोठे वाले तो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण छोड़े ना सामान्य वर्ग? पहले छोड़ दे, अगर उसको आरक्षण बुरा लगता है तो छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ सकता है? EWS का बैकलॉग भरा जा रहा है, SC ST OBC का नहीं भरा जा रहा है। मैंने आपको बता दिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, क्यों नहीं भर पा रहे हो? NFS हो रहा है, इसको क्यों भूल जाए हम लोग? कौन 100% की बात कर रहा है? शिकायत पर कम से कम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान तो होना चाहिए ना चंद्रशेखर भाई, इतना तो मान लीजिए ना आप। नेचुरल जस्टिस आपके झूठी शिकायत इस मामले में, इस पूरी गाइडलाइन के बाद कोई झूठी शिकायत दर्ज हुई है? पिछले उसमें आप पे कोई डेटा होगा कि 100 झूठी शिकायत दर्ज होगी थी और उन पे 100 पे हमने कार्रवाई कर दी, वापस यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई जाति विहीन समाज की दिशा में जो कुछ हासिल किया गया, क्या हम इन नियमों से उससे पीछे नहीं जा रहे हैं? शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए, हम तो एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कोर्ट बोल रहा है। बिल्कुल मानक भाई, 2 मेरी टिप्पणियां हैं। पहली है, इसमें वास्तविकता में होना नहीं चाहिए शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह का भेदभाव। उसको रोकने के लिए हमें बचपन से अपने बच्चों में ये भाव पैदा करने पड़ेंगे, किसी के मन को ठेस ना पहुंचाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग। क्या कहना है इससे इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं कहना है, किन बातों से दूसरे के मन में पीड़ा होगी, क्या बातें हमें नहीं कहनी है। दूसरा, इतना बड़ा समाज किस परिस्थिति से लड़के यहां तक आया है, आजादी से पहले उसके क्या हालात थे, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन था, आज क्या है, उसने क्या क्या सहा है। इस बात से हमें अपने बच्चों को अवेयर कराना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। तब जाके मुझे लगता है कि वो कभी कभी गलतियां जानबूझ के नहीं की जाती, कभी कभी हो जाती है, बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत दूर आगे वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों की बात करने वाले सर्वोच्च न्यायपालिका क्या अपने यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर पाई है? उनके ऊपर कितने बड़े सवाल खड़े किए, इसी सरकार ने सवाल खड़े किए थे कि हम जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, EWS क्या गैर संवैधानिक नहीं था? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, वकील हूं, एक जनप्रतिनिधि भी हूं, मुझे सामान्य जाति के लोगों ने वोट किया, मैं उनका भी, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करता हूं। अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा तो उनके साथ भी खड़ा होकर दिखाऊंगा, आपको कहता नहीं हूं। लेकिन आप मुझे बताओ, जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो बिना किसी आंकड़ों के जो राजनीतिक फायदे के लिए 2019 में EWS लाया गया, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने किस आधार पर उसको सही एक्सेप्ट किया कि 5-1 के उससे जो है ऑर्डर से उसको पास कर दिया कि भाई ये सही है? क्या संविधान में आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर है? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, संविधान की व्याख्या करने आप सही कह रहे हैं। एक मिनट, आप सही कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि
जनरल कास्ट के गरीबों को जो 10% आरक्षण दिया गया वो गलत है, उसे वापस हो जाना चाहिए। आप उसके पक्ष में नहीं है। और वही फिर आप ये भी कहते हैं कि मैं जनरल कास्ट के जो पीड़ित हैं उनके पक्ष में खड़े होने को तैयार हूं। ये दोनों बातें तो विरोधाभासी हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में कमी जहां दिखा दो आप, जिस विभाग में मैं चल के धरना करूंगा उसके खिलाफ। आप एक विभाग बता दो, उसके खिलाफ जाकर धरना करूंगा, वचन देता हूं आपको। चंद्रशेखर है मेरा नाम, अपने वचनों का पक्का हूं। एक डिपार्टमेंट बता दो जहां रिप्रेजेंटेशन कम हो सामान्य जाति का, चलिए धरना दूंगा। और ना दिया तो जो आप कहेंगे वो सजा एक्सेप्ट कर लूंगा। वचन दे कहता हूं। चलिए बताइए कौन से विभाग में कम है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन आई है 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि जनरल कास्ट में भी कुछ जातियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको राजनीतिक तौर पर पिछड़ा घोषित कर दिया जाए। यानी जनरल कास्ट को आप जो कहते हैं कि सारे 80% 70% बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सही है, सही बात है। किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी है ये? आप ये कह रहे हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश की 6 जातियां दिखती है शेड्यूल कास्ट की, 60 नहीं दिखती है। उनका रिप्रेजेंटेटिव ये तो नहीं दिखा किसी को। और पिछड़े वर्ग की कितनी जातियां हैं और कितने एमपी बनते हैं? 3763 जातियां हैं, तो उनमें से कितने 3763 एमपी हैं यहां ओबीसी के? शेड्यूल कास्ट की हजारों जातियां हैं कि हजारों एमपी हैं यहां? ए भैया माफ करो मानक भाई, कसम खा के बैठे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को अधिकार नहीं देंगे। कसम खा के बैठे हैं कि एससी एसटी के अधिकारों पे कोई बात आएगी तो उस पर कलम फेरनी है। मैं आपसे कह रहा हूं 6763 जातियों बटते हुए समाज को, जिसमें 3000 ज्यादा जातियां ओबीसी की हैं, तो उनकी तरफ भी देख लो। उनका तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं। आप स्वीकार कर लो, जाति बना दो, इतनी लोकसभा बना दो और पिछड़ों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दो। मैं सहमत हूं। एक सवाल और, आज सुप्रीम कोर्ट में भी मसला आया ये, शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं मानक भाई, शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं उनका भी तो प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उनका तो हजारों साल से नहीं, तो उनको दे दो ना पहले। मैं ये कह रहा हूं भाई, के लिए इतनी सीटें वो कर दो। भाई जी मैं ये कह रहा हूं, कॉलेजों में आपने भी इतनी राजनीति की है, आपको भी पता है कॉलेजों में तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की रैगिंग बिना जाति के आधार पे होती है। नया देख के रैगिंग होती है, उसमें कौन सा जाति पूछ के रैगिंग होती है? तो रैगिंग के लिए नियम होना चाहिए ना। ये जाति आधारित नियमों में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को डालने के लिए क्या जरूरत है? मैं पूछा रैगिंग को आप सही मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कौन सही मानता है उसे? तो गलत ही है ना, गलत तो गलत ही है ना। अरे तो आपको ये कहना चाहिए ना भाई, रैगिंग के लिए बनाइए जिसमें सबको इंक्लूड करिए। मानक भाई उदाहरण ऐसे ऐसे दूंगा कि दांत तले उंगली दब जाएगी। मानक भाई आईपीएस पूरण कुमार जो एडीजीपी लेवल रैंक के थे, उन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के बाद सुसाइड किया था हरियाणा में। आप बात करते हैं दफ्तरों में होता है जातिवाद, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं। कॉलेज भी तो ये घर से मिलता है, ये बताया जाता है आप किस जाति के हैं, आप ऊंचे हैं नीचे हैं। और सुनो, अभी आईएएस टीना डाबी हैं, वो टॉपर रही है अपने बैच की, लेकिन अभी 3 दिन पहले इसी सोशल मीडिया पे उनसे एक गलती हुई, मीडिया ने कह दिया कि मैडम इधर मुंह कर लो, और बच्चे सामने खड़े हुए थे, तो उस पे जो है उनको ट्रोल किया गया कि आरक्षण से जो है ज्ञान नहीं आता। अरे मानक भाई छोड़ो यार, क्यों हमसे कहलवा रहे हो? क्यों इस सच से आंखें फेरना चाह रहे हो? जो बच्ची टॉपर है, आईएएस है, उसको जो है आप जाति के आधार पर कर रहे हैं। आप उसका जाति के आधार पर अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पच नहीं रही है कि वो टॉपर कैसे होगी। मैं कह रहा हूं ये हायर एजुकेशन सेंटर में बैठने वाले लोग क्या ये घर नहीं जाते? क्या ये अंतरजातीय विवाह को स्वीकृति देते हैं? क्या ये इनका माइंड बहुत ब्रॉड हो गया है? तो फिर इसमें क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? 118% की वृद्धि क्यों हो रही है? और इसको मैं सरकार में नहीं हूं जो हम इसको कहीं वो करवा रहे हो कि भाई हम इसको काउंट करवा रहे हो। तो सरकारी काउंट करवा रही है ना, सरकारी एजेंसी काउंट कर रही है, तो क्या वो गलत काउंट करने लगी है? इसका जवाब सरकार से मांगो ना आप। ठीक है, ओके, ऑल राइट। मानक भाई एक मिनट सुन लीजिए। मानक भाई मेरा सवाल, सरकार अगर वास्तविकता में दलित पिछड़े वर्ग की हितैषी है तो अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, स्पेशल ड्राइव लाके भर दे बैकलॉग। जितने सरकारी संस्थान है उनमें जहां जहां बैकलॉग कमी है, सामान्य जाति का बैकलॉग कम हो, भर दो उसको। मैं कह रहा हूं, बताओ कहां आंदोलन करना है अगर उनका प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन इतने कम संख्या के साथ आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, तो क्या बच्चे वहां पढ़ पाते होंगे? जहां टीचर 10 हैं और क्लासें यहां 20 हैं, तो कैसे जो है वहां अध्यापन का कार्य हो रहा होगा? इतने कम बैकलॉग के साथ जो है, इतने बड़े बैकलॉग के साथ आप कैसे अध्यापन कार्य करा पा रहे हैं?
एजुकेशन तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना देश की, हेल्थ सेक्टर तो प्रायोरिटी होना चाहिए ना, न्यायपालिका तो प्रायोरिटी। कितने कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं भाई। मैं तो कह रहा नए जजों की नियुक्तियां कर दो, कौन रोक रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वहां भले ही एससी एसटी ओबीसी की संख्या कम हो, लेकिन वहां से फैसले वो न्याय सम्मति आएंगे। आप मेरी बात को समझना, ठीक है। भले ही हमारे एससी एसटी के इशू को कोई सामान्य जाति के जज सुन रहे हो, मगर हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। देश देख रहा है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब ट्रांसपेरेंसी है। सोशल साइटों का समय है, अब सुनवाई जो है वो आ जाती है, सब देख रहे हैं। ठीक है, सब चल रहा है। Alright. कौन कितने मामले पेंडिंग पड़े और कितनों पे काम हो रहा है, कौन एक एक साल से 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और कितने लंबे समय से मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। इसमें 30 तारीख को आंदोलन है, देश देख रहा है। ठीक है, मैं आपकी फिर से तारीफ करना चाहता हूं भाई। आपके साथ बात करने में चंद्रशेखर भाई हमेशा मजा आता है। आप मन से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, खरी खरी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 पर आने के लिए, एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू और शुभकामनाएं संसद सत्र के लिए। आपके लिए मंगल कामना। जय भीम, धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आजाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज 24 पर खबरें जारी है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। Welcome to Greater Valley School, where every moment ignites a passion for learning. From nurturing curiosity to building strong skills, we blend modern education with character, sports, and creativity. Preparing our students for a future full of endless possibilities. Ignite, empower, achieve. Greater Valley School, shaping futures, building leaders, and lighting the way to a brighter tomorrow. Admissions open. ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? हाँ